स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रहेगा जिसके अंदर हम लोग उसको फॉलो करेंगे और उस अप्रोच के माध्यम से हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज, कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज हमारे पास कब होता है? कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज तब होता है जब हम लोग एक के बाद एक स्टेप को करते हैं और हर स्टेप के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, समझने के प्रयास करते हैं कि किस तरीके से काम हुआ भी कि नहीं हुआ, बढ़िया हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन कम्युनिटी एंगेजमेंट करने के लिए आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आपके लिए वो काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये समझने में आसानी हो जाता है कि कब और कहां किस तरीके से लोगों को एंगेज करना है आपके कम्युनिटी के अंदर। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए स्टडी टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के टाइम आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसके साथ? स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो इटसेल्फ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी होता है। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स में किस किस तरीके से कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, लोगों का है, प्रॉब्लम है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो एक है सिर्फ कम्युनिटी को लेके कि कम्युनिटी का क्या क्या स्टेजेस है, किस तरीके से कम्युनिटी डेवलप हो रहा है। और स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी जिसके अंदर जो प्रॉब्लम में फंसी हुई है उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो ये बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक में, वो है स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि हम लोग हर बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के हमें फ़ायदा क्या है, क्या हमें अंडरस्टैंडिंग या क्या हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले देखिए जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो देखिए क्या होगा कि देखिए सोशल वर्क जो है वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट का प्रोफेशनल पार्ट, एक मेथड के अंदर आता है। तो जब हम मेथड का बात कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी में काम हम कहाँ कर रहे हैं? या तो रूरल एरिया में या तो कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया में हम काम कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली हमारा ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी सिर्फ रूरल एरिया में ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, कम्युनिटी किसी भी जगह पे हो सकता है। लेकिन हम मोस्टली हमारे इंडिया में जिस तरीके का कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है उसमें हम लोग रूरल बेस एरिया को ही चूज करते हैं, क्योंकि वहां पर ही ज़्यादातर प्रॉब्लम ले आउट करता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रहेगा जिसके अंदर हम लोग उसको फॉलो करेंगे और उस अप्रोच के माध्यम से हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ये पहला हमारा बेनिफिट है, पहला हमारा सुविधा है जो स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद फायदा होगा। क्योंकि स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम सिर्फ इटसेल्फ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे तो ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, एक लंबा सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कम्युनिटी ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इस चीज के लिए ये जो स्टेप्स है ये एक सपोर्ट फंक्शन करता है, जिसके अंदर लोग कंफ्यूज कम होते हैं, जिसके अंदर लोग इधर उधर का काम ना करके जो उसे चाहिए, जो उसे मेन टॉपिक के अंदर रखता है, जिसके अंदर वो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भटकता नहीं है, उसके लिए ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का बात किया गया है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज। कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज हमारे पास कब होता है? कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज तब होता है जब हम लोग एक के बाद एक स्टेप को करते हैं और हर स्टेप के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, समझने के प्रयास करते हैं कि किस तरीके से काम हुआ भी कि नहीं हुआ, बढ़िया हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ। तो ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज। तो कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज करने के लिए हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हमारा स्टेप है या प्लान है वो होना चाहिए। और स्टेप ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वो हमें प्रोवाइड करता है कि कौन से स्टेप के बाद कौन से स्टेप में जाना है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट,
अब देखिए, जब हमारे पास एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एक बड़ा टॉपिक हो जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन उसका कोई सपोर्ट सिस्टम अगर हमारे पास ना है, मान के चलिए, एज्यूम कर लीजिए कि कम्युनिटी, सॉरी गाइस आपका पढ़ाई का फ्लो तोड़ने के लिए, लेकिन एक जरूरी सूचना है। हमारे जो ऐप है स्टडी सोशल वर्क, पुणे में आपको लोगो दिख रहा होगा, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले स्टोर से आप ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्यों करना है, इसका दो फायदा है। एक, आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मतलब ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा एक ही जगह फ्रीली, और आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएगा ताकि आप एवेल्यूट कर पाएंगे अपने आप को, बार बार समझ पाएंगे। ठीक है, कोई भी हमारे तरफ से बड़ा नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर मिल जाता है सबसे पहले, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज चालू है, मतलब अगर आप यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एडिशनली सपोर्ट चाहिए तो हमारे पास यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। वहां पर ऑनलाइन क्लासेस होता है लाइव, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होता है लाइव, और भी बहुत सारे चीज, स्टडी मटेरियल्स मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है, और जो फीस है अभी बहुत ही कम है, रिजनेबल है, तो आप लोग एक बार जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाई कर लीजिए। ऑर्गेनाइज करने के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत जरूरी, लेकिन कम्युनिटी एंगेजमेंट करने के लिए आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आपके लिए वो काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये समझने में आसानी हो जाता है कि कब और कहाँ किस तरीके से लोगों को एंगेज करना है आपके कम्युनिटी के अंदर। तो इसीलिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में हमें हेल्प मिलता है थ्रू स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। एक इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, देखिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल वर्क, नॉट ओनली इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इसका रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो जब हमारे पास स्टेप होता है और इस स्टेप को फॉलो करके हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो रिसोर्स किस तरीके से मोबिलाइज करना है, कहाँ कहाँ रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, ये सारे चीज हमारे हाथ में पहले ही आ जाता है, क्योंकि हमारे पास प्लान रेडी होता है, स्टेप्स रेडी होता है, तो ये चीज एनालाइज करने में हमें दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव वे में रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरेबल आउटकम, अगेन जिस तरीके से हमने बताया कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज, उसी तरीके से मेजरेबल आउटकम भी हमारे पास यहाँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे कि एक स्टेप, जैसे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे करके स्टेप हमारे पास है। तो मेजरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है कि जब हमने एक स्टेप के अंदर पहुंच गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, तो सेकंड स्टेप में हम लोग जब जा रहे हैं तो एटलीस्ट एनालाइज कर पाते हैं कि फर्स्ट स्टेप का कोई एग्जीक्यूशन जो हुआ उसका आउटकम कुछ निकल के आया कि नहीं आया। सेकंड स्टेप में फिर उसको एनालाइज किया जाता है। तो क्या होता है कि हर स्टेप के बाद एक मेजरेबल आउटकम आपको देखने को मिल जाता है जब आप ये स्टेप को फॉलो करते हैं। तब जिस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज का हमने बात किया है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज का मतलब एनालाइज करना, और मेजरेबल आउटकम मतलब उसको हिसाब लगाना, मेजर करना कि जो हमें आउटकम चाहिए वो एक्चुअली में है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टेप्स है। तो देखिए स्टेप यहाँ पर टोटल 14 है, तो इसका मतलब है कि 14 स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में इसको याद रखेंगे, और याद आप जबरदस्ती रख भी नहीं सकते जब तक आपके पास ये स्टेप का फुल इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में होगा, और उसके लिए समझना पड़ेगा। समझने के लिए ही हम लोग हैं, समझा देते हैं आपको, एक के बाद एक स्टेप समझ लेते हैं। तो इस जगह को आप थोड़ा सा देख लीजिए कि 14 स्टेप है, क्या क्या है। हम लोग 1 बाय 1 इसको अभी पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि किसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है लिस्ट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करना। ठीक है,
इसमें एक्टिविटी में क्या होता है, एक्टिविटी में सर्वे किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन किया जाता है कम्युनिटी मेंबर के साथ, ठीक है। डाटा कलेक्ट किया जाता है, रिपोर्ट बनाया जाता है, रिपोर्ट्स एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अब हम शुरू से शुरू करते हैं, क्या बोला जा रहा है, लिस्ट द प्रॉब्लम। लिस्ट द प्रॉब्लम का मतलब निकल के क्या आ रहा है कि देखिए आप जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, यह हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम है। हो सकता है कि जो कम्युनिटी मेंबर्स है उन लोगों के पास भी उनके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में समझ नहीं है, क्योंकि जब कोई एक कम्युनिटी में लोग रहते हैं तो उस कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ वहाँ के मेंबर्स, वहाँ के रहने वाले लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लोगों के पास वो प्रॉब्लम कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम अपना इम्पैक्ट भी डाल रहा है, सोसाइटल डिसबैलेंस भी कर रहा है, सोसाइटल प्रॉब्लम भी कर रहा है, डिजीज कर रहा है या कोई और दूसरे तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है इसका अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी मेंबर्स के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, और जब वो सोल्यूशन नहीं है उनके पास तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट कर लेना। और जब प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट कर लेते हैं तो लोग उस प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना, समझना भूल जाते हैं। तो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के लिए सबसे पहले जो काम है वो है लिस्ट द प्रॉब्लम्स। अब देखिए लिस्ट द प्रॉब्लम्स मतलब एस है, इसका मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब एक कम्युनिटी में एक ही प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन आपके पास अगर बहुत सारा प्रॉब्लम है तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम भी आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, मतलब प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करना है, सॉरी एनालाइज नहीं लिस्ट आउट करना है। और लिस्ट आउट करने का जो एक्टिविटी हमने अभी बताया कि आपको सर्वे करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा, आपको फोकस ग्रुप के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ बात करना पड़ेगा, लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके पास आपको जाना हो सकता है, वहाँ के अगर कोई रिपोर्ट्स है, कुछ रिसर्च पेपर है तो उसको भी एनालाइज करके आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ किस किस तरीके का प्रॉब्लम है, कैसा कैसा प्रॉब्लम है, ये पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। चलिए दूसरे स्टेप में, हमारे स्टेप्स बहुत है इसीलिए मैं एक एक स्टेप को ब्रीफली ही बता रहा हूं, लेकिन इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सेकंड है गिव प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी देना। अब देखिए आपके पास प्रॉब्लम बहुत सारा आ गया, ठीक है। एक मान के चलिए प्रॉब्लम हो गया कि उस कम्युनिटी में लोगों के पास अच्छा पीने का पानी नहीं है, उस कम्युनिटी के पास लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, उस कम्युनिटी के आसपास कोई हेल्थ सेक्टर नहीं है, उस कम्युनिटी में लोगों के पास डिजीज रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन उस प्रॉब्लम में से आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से प्रॉब्लम को लेके आपको डील करना है, क्योंकि एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर एक साथ सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है ना। और सारे प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने भी जाएंगे तो सारे प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम को पकड़ के ही हमें सॉल्यूशन में जाना है। अब एक चीज यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज, ये जो पूरा स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इसका पहला स्टेप छोड़ के लिस्ट द प्रॉब्लम, इसका पहला स्टेप और लास्ट स्टेप, ये दोनों स्टेप छोड़ के बाकी जितने भी स्टेप के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र एक कम्युनिटी प्रॉब्लम के ऊपर डील करता है, उसके बाद बाकी प्रॉब्लम को भूल जाना है। आपको समझ में नहीं आया, पूरा बाउंसर हो गया है ना, सर जी मैं समझ गया। देखिए मान के चलिए आपने लिस्ट आउट किया तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपके पास प्रॉब्लम्स आ गया। अब इस प्रॉब्लम में से आपको प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज करने का कुछ तरीका है, जैसे अर्जेंसी किस प्रॉब्लम के ऊपर है, किस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा
सॉल्व करने में फिजिबिलिटीज है। आसान प्रॉब्लम से शुरू करना है, मुश्किल प्रॉब्लम से शुरू नहीं करना है। जिस तरीके से हम लोग एग्जाम में देते हैं ना कि आसान जो आंसर मुझे आता है वो आंसर पहले लिखना है, उसी तरीके से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको जो प्रॉब्लम सबसे आसान है, सबसे फिजिबल है, सबसे रिसोर्सफुल है, क्योंकि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज अगर अवेलेबल नहीं है तो भी आप प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते या सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपके पास कुछ रिसोर्सेस, कुछ फिजिबिलिटीज, अर्जेंसीज, ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर निर्भर करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हो सकता है आपकी जो लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 उसमें से जो थर्ड प्रॉब्लम है, मैं एग्जांपल देता हूं, थर्ड प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा इसको स्टार मार्क मिला है, इसको सबसे ज्यादा मिला है, तो आपके लिए यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, यही प्रॉब्लम आपके पास सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ना। तो ये थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है इसको लेके ही अभी पूरा का पूरा जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, वो स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स इसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम को। जब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा सेकंड मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम कौन सा है उसको लेके काम करना है। फिर ये जो पूरा प्रोसेस है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, वो पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर झोंक के आपको करना है। समझ में आ गया। सेकंड जो होता है कि जब हम लोग एक प्रॉब्लम को लेके काम करते हैं तो उस कम्युनिटी में कुछ बेसिक चेंजेस आ ही जाता है, जैसे अवेयरनेस जनरेट करना, जैसे लीडरशिप डेवलपमेंट करना, जैसे एनालाइज करने का क्षमता प्रदान करना, ये सारे चीज का तरीका डेवलप हो जाता है। तो क्या होता है, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम भी कम लगता है, एफोर्ट भी कम लगता है, क्योंकि वही प्रोसेस को फॉलो करना है और उसके लिए आपका प्रिपरेशन कंप्लीटेड है। तो पहले हो गया लिस्ट आउट द प्रॉब्लम, उसके बाद हो गया गिव प्रायोरिटीज। थर्ड क्या है, थर्ड है सिलेक्ट ए प्रॉब्लम। अब आपने जो प्रायोरिटीज सेट किया उसके अकॉर्डिंग एक जो प्रॉब्लम आपके पास आया उस प्रॉब्लम को अभी आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज होना चाहिए, वो सबसे टॉप प्रॉब्लम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उस कम्युनिटी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, ऐसा भी फीलिंग्स होना चाहिए। ठीक है। अब गेन कॉन्शियस, लोगों के पास वो नॉलेज होना चाहिए, लोगों के पास जानकारी होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है। तो कॉन्शियसनेस होना भी जरूरी है। ठीक है। तो ये सिलेक्ट प्रॉब्लम, इसका मतलब आपने अभी पिक कर लिया, प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया। अब है रीडिफाइन द प्रॉब्लम। मतलब एक प्रॉब्लम आया, मान के चलिए आपके पास प्रॉब्लम है स्कूल ड्रॉप आउट का। ठीक है। स्कूल ड्रॉप आउट है, स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल का ड्रॉप आउट आपके पास प्रॉब्लम, अर्जेंट प्रॉब्लम आपने सिलेक्ट कर लिया उसको। अब रीडिफाइन द प्रॉब्लम, मतलब वो जो प्रॉब्लम आप कर रहे हैं जिसके ऊपर काम, वो प्रॉब्लम को फिर से एक बार टटोलना है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। मान के चलिए स्टूडेंट ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम है, लेकिन आप जब उसके ऊपर काम किए, एनालाइज किए, तो हो सकता है आपको देखने को मिले कि उस स्कूल में पीने का पानी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ड्रॉप आउट का नहीं है, प्रॉब्लम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो हो सकता है कि आपेक्षिक दृष्टि में हम देखेंगे तो लग रहा है कि स्कूल ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम, लेकिन जब आप डिटेल में ढूंढ के देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये स्कूल ड्रॉप आउट का मामला नहीं है, ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। और इसीलिए रिसोर्स ना होने के लिए लोग, बच्चे ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं, क्योंकि वहां से घर पीने के लिए पानी पीने के आने जाने में बहुत टाइम लगता है। तो बच्चों को जब प्यास लगता है तो तब तक का वो लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं, और एक टाइम पे उन लोगों को स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो ये होता है रीडिफाइन, मतलब आप हर पार्ट को, उस कंपोनेंट का, प्रॉब्लम का कंपोनेंट्स को अपने अलग अलग किया और फिर उसको समझने के प्रयास किया। ठीक है। तो ये हो गया रीडिफाइन द प्रॉब्लम। अब है फॉर्मुलेट अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मुलेट अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव बना सकते हैं। ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है या फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, तब हमारे पास एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट नाम का एक
हमारे पास फंक्शन है या टूल कह सकते हैं, जिसका पूरा पूरा अगर स्मार्ट का हम तोड़ेंगे तो समझ में आएगा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बॉन्डिंग। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। काफी स्टेप है हमारे पास, फिर भी थोड़ा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। आप जिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरीके से आपको ढूंढना है कि वो स्पेसिफिक हो। मतलब आपके पास जो एम है, गोल है, जो ट्रांजैक्शन है, मूवमेंट है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्टीमेटली आप कौन से जगह पे हैं आप खड़े। मतलब आप जितने काम कर लिए उस काम का क्या इम्पैक्ट हुआ, कहाँ तक पहुंचे हैं आप, और आपको कितना करना है। तो वो मेजरेबल होना चाहिए। जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं, ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव चूज करने का मतलब ही है सोल्यूशन चूज करना। ठीक है। तो सोल्यूशन चूज कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि आप उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना सोल्यूशन हुआ। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है तो उसका 50% सॉल्व हो गया, उसका 10% सॉल्व हो गया, या 90% सॉल्व हो गया, या 100% सॉल्व हो गया, वो आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आने के लिए जो आपका सोल्यूशन है वो मेजरेबल होना चाहिए। अचीवेबल, जो आपका सोल्यूशन है वो अचीव हो सके ऐसा आपका सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब क्या कि आपने ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया जो सोल्यूशन एक्चुअली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ही नहीं, उस कम्युनिटी में वो फिजिबल है ही नहीं। हमने बात किया कि स्कूल ड्रॉप आउट है, आपने सोल्यूशन क्या ढूंढा कि चलो नया स्कूल बनाते हैं और उस नया स्कूल में सब कुछ लगा देंगे, हैंड पंप लगा देंगे, उसमें बोरिंग लगा देंगे, उसमें अच्छा बाथरूम सेटअप कर देंगे, अच्छा क्लासरूम कर देंगे, टीचर लगा देंगे। क्या ये अचीवेबल है? नहीं है, क्योंकि उतना फंड आपको कहाँ मिलेगा, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा, कौन रिक्रूटमेंट करेगा, ये बड़ा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो जो पीने का पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो जो भी वहां पर ट्यूबवेल है जो खराब हुआ उसको ठीक करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अचीवेबल है। तो अचीवेबल होना चाहिए आपका जो सोल्यूशन है, रिलेवेंट होना चाहिए। आप काम कर रहे हैं, सोशल वर्क मान के चलिए आप कर रहे हैं कि पीने के पानी का समस्या आपको समाधान करना है, और आप फंसे हुए हैं टॉयलेटरिंग प्रोसेस में या फंसे हुए हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, तो आपको आपका सोल्यूशन अल्टीमेटली काम नहीं करेगा। तो रिलेवेंट का मतलब जो प्रॉब्लम उसका वही सोल्यूशन, उसके आसपास का सोल्यूशन आप नहीं ढूंढेंगे। और टाइम बॉन्ड, टाइम बॉन्ड का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, और टाइम आपको सेट करना है पहले ही, कितने दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना है। जब आपके पास टाइम कंप्लीटेड होगा, टाइम का आपका फ्रेमिंग हो जाएगा, तो आपको एक्शन लेने में आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया टाइम बॉन्ड। तो ये हो गया अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। बाकी का जो डिटेल है वो मैं मटेरियल आपको दे दूंगा, आप वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा। जितना पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपका कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर कंफ्यूजन रह जाए तो आप लिखेंगे हमें, है ना, हम लोग फिर बैठेंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। वर्कआउट द ऑल्टरनेटिव, वर्कआउट द ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जो आपने ऑल्टरनेटिव लिए, जो आपने सोल्यूशन ढूंढे, जो आपने मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स बनाए या रीडिफाइन द प्रॉब्लम आपने किया ना, तो वर्कआउट का मतलब है कि आप ब्रेनस्टॉर्म पोटेंशियल सॉल्यूशन एंड अप्रोचेस। अब उस सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे, है ना, कि सॉल्यूशन आपने ढूंढ लिया सिर्फ, और उसको आप उसके ऊपर आप एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पाएंगे या कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली काम, तो वो सॉल्यूशन के ऊपर भी आपको कुछ काम करना होता है। रिव्यू बेस्ट प्रैक्टिस, सक्सेसफुल केस स्टडीज फ्रॉम अदर कम्युनिटीज। अब एग्जाम्पल सेट करना बड़ा आसान काम होता है, और ये आसान तरीका होता है कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। एग्जाम्पल कि अगर उस कम्युनिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम पहले था, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कैसा था, और वो आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, आप जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर मैच कर रहा है तो आप जानिएगा कि ये सॉल्यूशन आपके लिए काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कम्युनिटी मेंबर्स इज ऑलरेडी habituated with that kind of problem and solution, so that they have already some experience, they have some faith on that solution. Okay, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा काम करना।
तो एक एग्जाम्पल सेट करना, उसी तरीके का काम करना, केस स्टडी कलेक्ट करना कि अगर आपके उस कम्युनिटी में नहीं है तो आसपास के कोई कम्युनिटी में उसी तरीके का प्रॉब्लम और उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया था, है ना। तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा कि किस तरीके से कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है, किस तरीके से सोल्यूशन के ऊपर डील करना है, क्योंकि सोल्यूशन एक वन लाइनर वर्ड नहीं है, वो एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ऑल्टरनेटिव डेवलप करना और सोल्यूशन करना इतना भी आसान काम नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, आपको सक्सेसफुल केस स्टडीज एंड कम्युनिटी से केस स्टडीज आपको कलेक्ट करना है, मतलब आपको एक्सपीरियंस कलेक्ट करना है। इवेल्यूएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। अब जो भी आपके पास सोल्यूशन है, जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव है, ये ऑल्टरनेटिव में आपके पास जैसे कुछ एडवांटेज भी होगा, ऐसे ही कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो प्रोज एंड कॉन्स के संबंध आपके पास आइडिया होना चाहिए कि जो आप काम करने वाले हैं उसमें क्या क्या फायदा, क्या क्या नुकसान, क्या क्या चीज़ आसान, क्या क्या चीज़ मुश्किल, क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या सोल्यूशनेबल चीज़ें हैं। ये सारे चीज़ प्रोज एंड कॉन्स आपके हाथ में होना चाहिए। तो देखिए, वर्कआउट अल्टरनेटिव ये जो हम पढ़ के समझ रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है। आपको अल्टीमेटली जो आपका सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं या जो सोल्यूशन के ऊपर आप काम करने वाले हैं, उस सोल्यूशन को आप फिर से जान रहे हैं, उस सोल्यूशन के ऊपर आप घुस रहे हैं, उस सोल्यूशन को आप कहीं ना कहीं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो होता है वर्कआउट अल्टरनेटिव। आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब होता है सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। अब अभी आपने 3, 4, 5, 10 जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव था उसके ऊपर काम कर लिया, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, उसके ऊपर अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको, और अभी आप काम कर रहे हैं क्या कि कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना है। जिस तरीके से आपने प्रॉब्लम बहुत सारा था और वहां से एक आपको आइडल प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम, टॉप प्रॉब्लम आपने पिक किया, उसी तरीके से सोल्यूशन के लिए भी आपको टॉप सोल्यूशन पिक करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि उसी प्रॉब्लम उसी सोल्यूशन से काम बन जाएगा, हो सकता है सेकंड ऑप्शन में आपको जाना पड़े, थर्ड ऑप्शन में जाना पड़े। तो वहां पर सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। अब अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है जिस सोल्यूशन के लिए आपकी कम्युनिटी रेडी है, जिस सोल्यूशन के लिए आप कैपेबल है, जिस सोल्यूशन के लिए आपकी कम्युनिटी में रिसोर्सेस है, जिस सोल्यूशन आपके कम्युनिटी रिलेट कर सकता है, वो आपके पास, वो आपके लिए ऑल्टरनेटिव मतलब अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कआउट ए प्लान ऑफ एक्शन। अब हमें क्या करना है? प्लानिंग करना है। ये जो सोल्यूशन आपके पास है वो आपको मिल गया, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म भी कर लिए, उसके साथ आपने फेनोमेनास कनेक्ट कर लिए, मतलब रिसर्च कर लिए कि हमारे पास ये सोल्यूशन से, इस सोल्यूशन के लिए जाने के लिए हमारे पास मैन पावर है कि नहीं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स इस ऑल्टरनेटिव को चूज कर रहे हैं कि नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स इसको समझ रहे हैं कि नहीं। ये सारे चीज कर लेने के बाद आप प्लान करेंगे किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है विथ कम्युनिटी मेंबर्स, क्योंकि सोल्यूशन कम्युनिटी मेंबर्स लोगों के लिए है, वही लोग उस सोल्यूशन को लाएंगे। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का काम लीडर के तरह है, ठीक है। तो वर्कआउट प्लान ऑफ एक्शन, इसमें क्या क्या चीज है? आउटलाइन, स्पेसिफिक एक्शन, टाइमलाइन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए 3 चीज का यहाँ पर डिवीजन दिया गया है। एक है आपका एक्शन क्या क्या है, मतलब आपने जो प्लान किया वो एक्शन क्या क्या है। दूसरा, वो एक्शन करने के लिए टाइमलाइन क्या है। और तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर एक टेबुलेशन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मान के चलिए हमने टेबुलेशन कर दिया, तो सबसे पहले आपके पास प्लान है। तो प्लान में फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, या फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करके आपने कर लिया। उसके लिए आपका क्या टाइमलाइन है, मतलब कब कब करना है। मान के चलिए पहला जो स्टेप है वो आपको अर्जेंट शुरू करना है, तो कल से शुरू करना है। कल से शुरू करके कब तक करना है? परसों तक, तरसों तक, कब करना है? ये आपके पास डेट होना चाहिए, क्लियर, आपके पास डेट होना चाहिए। सेकंड, सेम चीज, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो अब यहां पर अगर आएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लटर नहीं होता है और काम बढ़िया होता है। मतलब
ये जो स्टेप आपने देखा, ये जो टाइमलाइन बनाया, यहाँ पर वो इंसान के कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो काम कौन करेगा, कौन करवाएगा, किसके पास उसका एक्सपर्टीज है, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं। अगर लीडरशिप रिलेटेड है तो जो लीडर अच्छा है उसको दो, अगर कोई नॉलेजेबल चीज़ है तो जिसके पास इंटेलेक्चुअलिटी है, नॉलेज है उस विषय में, उनको दो। अगर परिश्रम का काम है तो जिनके पास थोड़ा अच्छा बॉडी है, स्ट्रेंथ है, उनको दो। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना, और ये प्लान ऑफ एक्शन के अंदर आता है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। हमारे पास इसका पेपर वर्क भी होना चाहिए, तब जाके जितना आप पेपर में इन्वॉल्व होंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, अब आते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। रिसोर्स का मतलब ये नहीं है कि जो भी हमारे पास साधन है या सामान है वो रिसोर्सेस। रिसोर्स का मतलब इंसान भी होता है, उनके नॉलेज भी होता है, उनके स्किल भी होता है, सब कुछ रिसोर्सेस है। तो जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने के लिए जो प्लानिंग कर लिया, लास्ट स्टेप में प्लानिंग किया था, अब उस प्लानिंग को करने के लिए, उस सोल्यूशन के लिए जाने के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस का आवश्यकता है और उस रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज किया जाए। ठीक है, ये होता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब है इम्प्लीमेंटेशन, द प्लान ऑफ एक्शन। अब हमें ऑल्टरनेटिव मिल गया, हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने का हो गया, और उसके पहले हमने प्लान कर लिया। अब हमें क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन करना है, मतलब एग्जीक्यूशन में आना है, काम को करना है। तो कैरी आउट द एक्शन एज पर द प्लान। जिस तरीके से आपने प्लान बनाया है उस तरीके से आपको करना है। अब आप सवाल एक करेंगे कि सर जो प्लान बन गया, क्या वो प्लान चेंजेबल नहीं है? चेंजेबल है सर, बिल्कुल है। और चेंजेबल कब है वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन इस स्टेप में आपको चेंज नहीं करना है। इस स्टेप में, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग ही हो रहा था, है ना, एनालाइजेशन हो रहा था, ऑब्जर्वेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ आपको काम को एग्जीक्यूट करना है। तो पहली बार जब आप कर रहे हैं तो आपके पुराना जो आपके पास प्लानिंग है उसी को डालना है, उसी को करना है। ठीक है, मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीड। अब दूसरा क्या बोला जा रहा है कि एडजस्टमेंट करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले चेंजेस का बात किया कि चेंज करना है कि नहीं करना है। चेंज नहीं करना है, अभी करना है सिर्फ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट और चेंज में थोड़ा सा डिफरेंट है। चेंज मतलब इसके रिप्लेसमेंट में ये है ना, राम नहीं मिला तो चलो शाम को भेज दिया, ये हो गया चेंज, राम के जगह पे श्याम। ठीक है, और एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? राम को हम पीला कपड़ा पहन के भेज रहे थे और उसको हम अभी लाल कपड़ा पहन के भेज रहे हैं, तो वो हो गया एडजस्टमेंट। मतलब हो सकता है कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में ना आएगा, तो थोड़ा सा आसान एग्जाम्पल देते हैं, है ना। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि चेंज का मतलब हमें समझना है और एडजस्टमेंट का मतलब हमें समझना है। तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि हमें रैली करना है। ठीक है, यहाँ ये जो जगह है ये ए है और बी है, यहाँ तक हमें जाने के लिए एक रैली करना है। रैली में प्लेकार्ड रहेगा, बच्चे रहेंगे और उन लोगों के हाथ में जो समस्या है उसके बारे में हम लोग लिख के शो करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या समस्या है। ये है रैली। ठीक है, तो ये पहले हमारा प्लानिंग था। अब चेंज का मतलब क्या हुआ? रैली को छोड़ के हमने बता दिया कि चलो कल रैली नहीं करेंगे, हम मीटिंग करेंगे। ठीक है, रैली की जगह मीटिंग करेंगे, अवेयरनेस तो उसमें भी हो जाएगा। तो ये हो गया चेंज। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो रैली था ये रैली ही रहेगा, लेकिन रैली के अंदर जो प्लान था वो चेंज हो गया, उसका रूट चेंज कर दिया, क्योंकि रूट में कोई प्रॉब्लम आ गया था। हो सकता है वो जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वहाँ खड्डा था, वहाँ रोड का काम चल रहा है, या जो हमारे पास स्पीकर्स थे, जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे वो अवेलेबल नहीं है, तो उनके जगह किसी और को बुला लिए। तो ये हो गया एडजस्टमेंट। तो इस स्टेप में प्लान ऑफ एक्शन में आपको सिर्फ एडजस्टमेंट करना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करना और साथ ही साथ मॉनिटर करते रहना है कि जो आपका काम चल रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस स्टेप के लिए कि कम्युनिकेशन प्रॉपर चैनलाइज होना चाहिए।
कि जितने भी लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स आपके पास है, उनके पास प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन पहुंचना चाहिए। स्टेक होल्डर्स क्या है वो आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता होगा तो पूछिएगा, हम लोग बता देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इवैल्यूएशन द एक्शन। इवैल्यूएशन द एक्शन का मतलब है कि जो हमने काम किया, अभी तक मॉनिटर कर रहे थे, उसको अभी हमें एग्जामाइन करने, उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है वो समझने का प्रयास करेंगे, है ना। कि जो हम लोग कर रहे थे वो किया, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कोई सोसाइटल चेंजेस आया, कोई प्रोग्रेस आया, ये सारे चीज इवैल्यूएशन द एक्शन, जो आप काम कर रहे थे उस एक्शन को आपको समझने में आपको लगाना पड़ेगा। कलेक्ट डाटा ऑन द आउटकम ऑफ कंपेयर देम इन ऑब्जेक्टिव्स। आप जो काम कर रहे थे उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना लोगों के पास से, कि उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। कुछ मेथड एज ए सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, कैसे करना है, सर्वे करना है, इंटरव्यू करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ये सारे चीज के माध्यम से, और एनालाइज करना है, और फिर धीरे धीरे इंप्रूव करना है। अभी तक हम लोग एडजस्टमेंट का बात ही कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट करना भी एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, चेंजेस का बात नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात किया जा रहा है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या किया जाएगा, रिव्यू द इवैल्यूएशन फाइंडिंग्स। अब हमने इवैल्यूएशन किया और हमारे पास कुछ रिजल्ट्स निकल के आया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कितना अच्छा हुआ, कितना परसेंट काम हो गया, कितना परसेंट नहीं हुआ, ये आपको इवैल्यूएट करना है। और इसीलिए हम लोग जब पहले बात कर रहे थे ना कि प्लान आउट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पर अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स, तो देखिए वहां पर बोला गया था मेजरेबल, क्योंकि मेजर नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली आप इवैल्यूएट भी नहीं कर पाएंगे, और इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे तो आप मॉडिफाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रिव्यू द इवैल्यूएटिव फाइंडिंग्स, मॉडिफाई द प्लान और अप्रोच टू एड्रेस एनी आइडेंटिफाइड इशू। अब आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए आपके फाइंडिंग्स में ऐसा कुछ रिजल्ट निकल के आया कि जो आप सोल्यूशन, जो आप ऑल्टरनेटिव के ऊपर काम कर रहे थे, वो ऑल्टरनेटिव ही एक्टिवेटेड ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक्टिवेटेड ऑल्टरनेटिव उनको कहा जाता है जिस ऑल्टरनेटिव को काम करने से सोसाइटी में एक्चुअली चेंजेस आता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो आप ऑल्टरनेटिव से काम कर रहे थे उस ऑल्टरनेटिव में चेंजेस लाने का क्षमता नहीं है, तो वहां पर आपको मॉडिफाई करना है और इशू को फिर से समझना है और मॉडिफाई करना है। इम्प्लीमेंट चेंजेस टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, और चेंजेस करना है, इम्प्लीमेंट चेंजेस। अभी तक क्या बात कर रहे थे, एडजस्टमेंट का बात कर रहे थे। मॉडिफिकेशन एक ऐसा स्टेप है जहां से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको एक्चुअली में समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हमने बात किया इवैल्यूएट द एक्शन, ये क्या है, ये तो रिसर्च ही है ना, कि हमने जो काम किया उसको सही तरीके से चेक किया। तो यहाँ पर हम जब मॉडिफिकेशन का बात कर रहे हैं तो उस बेसिस पे, आपके रिसर्च के बेसिस पे आपको चेंज करना है, नहीं तो अल्टीमेटली आप ऑल्टरनेटिव बनाते ही रहेंगे, एक कम्युनिटी वर्कर ऑल्टरनेटिव बनाते ही रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन या कोई इम्पैक्ट सोसाइटी में नहीं आएगा। तो कॉन्स्टेंटली रिसर्च होना भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए इवैल्यूएट द एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन के बाद कंटिन्यूएशन, जो आप काम कर रहे थे उसको सही प्रैक्टिस के अंदर लाना और उसको कंटिन्यू करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग काम को शुरू करते हैं तो अच्छा प्रैक्टिस के साथ शुरू करते हैं, लेकिन बीच में जाके करप्ट हो जाता है, या बीच में जाके जो स्पिरिट रहता है, जो एनर्जी रहता है वो कम हो जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के साथ फिर कंटिन्यूएशन करना है, मतलब जिस स्पिरिट के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया उसी स्पिरिट में काम होता रहेगा, तभी जाके आपका जो टाइम बॉन्डिंग वाला बात हम लोगों ने किया था, कहाँ किया था, उसी स्मार्ट के अंदर, है ना, फॉर्मुलेट अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या बोला गया था, टाइम बॉन्डेड। तो टाइम बॉन्डेड फिर काम होगा, नहीं तो कंटिन्यूएशन सही नहीं रहेगा तो टाइम बॉन्डिंग नहीं रहेगा, टाइम बॉन्डेड नहीं रहेगा, वो फिर बढ़ता रहेगा और आपका काम अल्टीमेटली होगा नहीं। तो आपको टाइम में अगर खत्म करना है
तो आपको टाइम बॉन्डेड होना पड़ेगा और अच्छे तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस के साथ कंटिन्यूएशन करना है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस या नेक्स्ट हमारा स्टेप वो है सिलेक्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसका मतलब हमने जब पहले ही बात किया था कि जो पहला स्टेप है और आखिरी स्टेप है, दोनों चीज को छोड़ के पूरा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेप है ये एक प्रॉब्लम के ऊपर, कोई ना कोई एक पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम के ऊपर टिका हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तब हमें कहाँ जाना है, फिर आपके जो लिस्ट था, आपने शुरुआत में लिस्ट बनाया था ना 1 2 3 करके कितने प्रॉब्लम्स है, ये सारे जो, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया तो अभी आप जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, माने 2 वाला प्रॉब्लम में आप जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपको रिटर्न जाना है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपको अगर पहुँच गए हैं तो हो सकता है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया है, नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, हम लोग फिर इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। या पर्टिकुलरली कोई अगर पर्टिकुलर स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो वो भी बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए।